सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अब उनकी काबीना कितनी बड़ी होगी, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या क्या वजारतें मिलेंगी, इसका अमल इस वक्त जारी है। लेकिन अभी निगरां हुकूमत का क़याम अमल में आया ही है कि इलेक्शन डेट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात निकल कर सामने आ रहे हैं। आज अदालत में भी जनाब कुछ ऐसी मनाज़िर देखने को मिले। आम इंतख़ाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से गुरेज। जब अदालत की जानिब से पूछा गया कि भाई आम इंतखाबात की कोई डेट कब होंगे, कुछ अंदाजा है, कुछ बात है, तो जनाब इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा पेश हुआ था उसने उसका जवाब देने से गुरेज किया। साथ साथ रज़ा रब्बानी साहब, गालिबन अगर मैं सही हूं गलत नहीं हूं, तो जनाब उन्होंने भी खत लिखा और ये कहा कि जनाब आप अभी 4 दिन हो चुके हैं निगरां हुकूमत के क़याम को अमल में लाए हुए, लेकिन उसके बाद अभी तक सूरत हाल यह है कि इलेक्शन की डेट क्या है वजह नहीं हो रही। थोड़ी देर पहले मैं साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था, तो जनाब वो ये कह रहे थे कि फरवरी के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मामला हैं। कुछ मामला ये भी हैं कि जनाब मार्च के अंदर सेनेट का इलेक्शंस होना है, साथ साथ सदर मुमलिकत के हवाले से भी तैनाती होनी है, और इन दोनों के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए होता है उसके लिए वफाकी हुकूमत का क़याम और सूबाई हुकूमत का क़याम बड़ा ज़रूरी है। अगर ये डिले का शिकार होते हैं तो ये दोनों चीज़ें भी फिर आगे चली जाएंगी और फिर एक ऐसा क्योस पैदा होगा जो फिर जिससे निमटना अपने लिए एक बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है, निगरां वज़ीर आज़म आ तो गए हैं, इलेक्शन कराने के अलावा उनकी तरजीहात क्या कुछ हो सकती हैं, क्योंकि जाती हुई हुकूमत ने उनके इख्तियारात में काफी ज्यादा इजाफा किया है। वो दो तरफा मुज़ाकरात भी करते हैं, सैफरी की मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, निजकारी के मामलात भी देख सकते हैं, मईशत के हवाले से भी मामलात देख सकते हैं, और साथ साथ सिक्योरिटी जो कंसर्न्स पाकिस्तान के हवाले से हैं वो भी उस हवाले से तमाम चीजें देख सकते हैं। तमाम मामलात पर बात आदिल शाहजेब सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और सायरा बानो साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सायरा साहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इट्स टू अर्ली टू आस्क आपको लगता है या नहीं ये बिल्कुल सही टाइम है पूछने का कि 4 दिन हो चुके हैं निगरां वजीर आजम को नामजद हुए, अब उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है, तो इट्स द राइट टाइम टू आस्क कि जनाब इलेक्शन की डेट कब आती है? नहीं, पूछना चाहिए। ज़ाहिर है जो निगरां वजीर आजम है वो क्यों आता है, वो ज़ाहिर है अगले इलेक्शन करवाने के लिए तो आते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने बोला कि उनके इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया, और फिर जो एक चीज गर्दिश कर रही है कि जो IMF की सेकंड जो वो है वो भी निगरां हुकूमत को मिलेगी, और तीसरी बात में। लेकिन अफसोस देखिए कि इस मुल्क में जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पर हम एक दूसरे से सवाल पूछते फिर हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जाहिर एग्जाम्पल हम लोग सेट कर चुके हैं, और जैसे कि राजा रियाज साहब ने कहा तो मुझे भी 15 फरवरी किसी ने बताया, यानी कि 15 फरवरी तक तकरीबन 6 मंथ होते हैं। तो जो हमारी सियासी जमातें हैं वो अपने जहन में ये बिठा चुकी हैं कि इलेक्शन फरवरी तक होंगे। मतलब 90 दिन का तो वो कॉन्सेप्ट किया ना कि जो उन्होंने 1 दिन पहले कहा और फिर 90 दिन का। और वैसे भी ये गुजरा कह चुके हैं PDM के कि अगर 120 दिन हो गए तो क्या हो गया। तो जब जहां पर इस आपको लगता है कुछ सूट करता है इलेक्शंस का डिले होना? वैसे तो सियासी जमातों को सूट नहीं करना चाहिए। अगर मैं एंकर हूं तो भाई मेरा काम है कि मैं यहां पर आके शो होस्ट करूं, ये मेरा काम है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे एंकर कहलाना का हक नहीं है। सियासतदानों का काम ये होता है कि वो इलेक्शंस लड़ें, अपने हल्के में जाएं। अगर वो इससे भागते हैं तो फिर उनको सियासतदान कहलाने का हक नहीं है। तो आपको लगता है कि PDM या दीगर सियासी जमातों को सूट कर रहा है ये कि इलेक्शंस डिले हों? जो इस वक्त तक हो चुका है मुल्क में, तो वो अब वही बात है कि वैसे तो बातें तो काफी इधर से उधर चल रही होती हैं। आप सिर्फ ऐसे ले लें कि अभी उन्होंने कहा था कि वो जब तक रिस्क जीरो ना नहीं होगा नवाज शरीफ नहीं आएंगे। तो आप मुझे बताइए जिस वक्त आप बताएं रिस्क जीरो क्या होता है, पहले तो ये बताएं मुझे, अभी कितना रिस्क है, कितना परसेंट? मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि जीरो रिस्क क्या होता है। अगर सियासत में कह रही है तो आप मुझे बताइए, यानी कि आपका कोई मुखालिफ भी ना हो, सब कुछ ले जाए, पूरी जो राया है, राजा और प्रजा, जो प्रजा है वो झंडे लेके खड़ी भी हो, तो ये कौन सी सियासत है? और बाकी रही रिस्क की बात, तो मैं रोड क्रॉस करती हूँ तब भी मुझे रिस्क रहेगा कि गाड़ी को हमने तो बचपन से पढ़ा है नो रिस्क नो गेन। तो फिर ये वाला क्या ये एक अजब मामला है कि जीरो रिस्क हो। हम पागल थे, हम इस्लामाबाद भी आते हैं तो वो फ्लाइट हमारे लिए एक रिस्क ही होती है कि पता नहीं लैंड
रिस्क के बगैर तो जिंदगी नहीं है, तो ये रिस्क के बगैर कौन सी सियासत? अच्छा मुझे ये बताया ना, मैं फिर ये आदिल भाई को भी जरा शामिल गुफ्तगू करूंगा। साहिर बानो साहब, ये रिस्क कहां से हो सकता है? अदालती मामलात से हो सकता है, दीगर मामलात से हो सकता है, सियासी मामलात से हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, ये रिस्क कहां पर है जो अभी तक जीरो नहीं हो पा रहा? अदालती मामलात से, क्योंकि वो देखिए ना, फिर हम मुल्क के वसी तर मफाद में इकट्ठे भी हो जाते हैं। फिर जो हम छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स बनाएंगे जो एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, तो जाहिर है उनके प्रेशर ग्रुप या उनके बंदों को भी तो कोई एडजस्ट करना है। अच्छा। तो वो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन असल मसला अदालती उसका है कि देखिए अब, हालांकि ये सब तो इंतजार कर रहे थे जस्टिस साहब का, जैसे कि मैंने बोला दुनिया किसका इंतजार कर रही है और वो किसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए सारा के बाद बोल, वैसे आपने दिया आपस की बात तो इनको कहाँ से क्या ग्रीन सिग्नल मिलता है? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर ये क्या बात हुई? नहीं सब कुछ लेकिन अब एक नई डेट आ गई ना, अब तो ये सितंबर के कह रहे हैं कि मिड में आ जाएंगे गालिबन। मैं पढ़ रहा था, और ये हर महीने 2 महीने बाद एक नई डेट आती है। तो आपको लगता है कि दिस इज फाइनल, ये फाइनल डेट होगी अब? जी मुझे तो, आप अभी भी मैं प्रोग्राम में थी तो उन्होंने काफी सारे बयान चलाए जिसमें डेट्स बताई गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो वो एक डेट एक बंदे ने कही थी लंदन में कि वो 33 दिसंबर को आएंगे, तो मेरे ख्याल में वो 33 दिसंबर होगी। फिर तो वो आनी नहीं है डेट, फिर तो आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, फिर वो डेट कैसे आएगी? अच्छा चले, ने बोला कि 33 दिसंबर तक आ जाएंगे ना। अच्छा, तो अब 33 दिसंबर देखती हूँ कब आती है। एक सवाल फिर ये भी बनता है ना कि चलें ये जो नाम, खैर अब ये बात गुजर चुकी है, लेकिन मैं फिर आपसे पूछ लेता हूँ, अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया, अब ये नाम भी कहां से आया? और फिर आया तो सेम पेज पर आ गया, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। ये साबिक अपोजिशन लीडर साहब ये कह रहे हैं कि ये नाम मैंने पुटअप किया है। आपको लगता है कि नाम उन्होंने पुटअप किया होगा? आप लोगों से कोई डिस्कशन वगैरह हुई होता? ये उन्होंने तो हमसे मीटिंग करना गवारा नहीं किया कि मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछा था उन्होंने? नहीं पूछा। वो पंजाबी में कहते ना, गोंगलू पर से मट्टी झाड़ने के लिए पूछ लेते तो वो सही था कि डॉक्टर साहिबा थी, डॉक्टर फहमीदा। चले बता देते, पूछते नहीं तो कम से कम बता तो देते। हाँ जी, कम से कम हमने यही बोला कि आप, हमें क्या पता, हम भी सेम पेज पर आ जाते। इतना अच्छा नाम था जिस पर की 14 जमातों को एतराज नहीं था, तो फिर मुझे बताएं हम कौन होते एतराज? अच्छा, वैसे आपको एतराज होता अगर ये नाम आपसे डिस्कस होता तो? कैसी बातें कर बताए ना, बताए आपको एतराज होता तो इसी वजह से शायद आपसे ना पूछा गया हो। हाँ देखिए, तो अब मैं कहती हूँ कि चलिए दिखावे के लिए एक जमहूरी अमल को आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते, तो टाइम नहीं था ना इतना इस दिखावे के लिए भी। अच्छा, आप इजाजत दें तो मैं आदिल भाई से सवाल कर लेता हूँ। आदिल भाई बताइएगा, ये एक गैर मुतवक्का नाम था, किसी को नहीं पता, हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं, कई कई नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, भाई पाकिस्तान में भी लैंड कर गए, आ गए, बस अब हल्फ उठाने की देर है, मुबारकबादें वसूल हो रही थी। फिर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया और नाम भी इतनी तेजी से आया और फिर अप्रूव भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। गैर मुतवक्का नाम था। सर ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ? देखें, एक तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो ठीक है, नाम जो था गैर मुतवक्के था और उनको उनकी जो पॉलिटिक्स रही है उनको एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान भी कहा जा रहा है और बहुत से लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन आई हैव नोन हिम पर्सनली फॉर लॉन्ग टाइम और मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में अगर किसी सियासी वाबस्तगी वाले शख्स को भी बनाते तो जितना वो न्यूट्रल है बहुत से मामलात में, इतना वो न्यूट्रल ना रहते। अब जहां तक सेम पेज की बात है तो उसमें देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनको एंडोर्स किया, राजा रियाज साहब ने उनको एंडोर्स किया और आइन के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया क्योंकि इन दोनों ने ही फैसला करना था। लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर जो लीडर्स हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, उनके लिए गैर मुतवक्के फैसला था और वो इस फैसले से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने भी ऊपर से तो वेलकम कर दिया, लेकिन खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड है, वो ज्यादा खुश नहीं थे, बड़े सीनियर रहनुमा है। इसी तरह नून लीग की जो टॉप की लीडरशिप है, आप देखें कि अभी तक उस पर उनका कोई खुलकर रिएक्शन नहीं आया, तो वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएंगे और देखेंगे कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है
टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है और जो इलेक्शन है। बिल्कुल आदिल भाई, सरप्राइजिंगली बेसिकली जो आपने खुर्शीद शाह साहब का जिक्र किया ना, बिल्कुल खुर्शीद शाह साहब का जो आपने जिक्र किया है, खुर्शीद शाह साहब की तरफ से एतराज आना भी एक इसलिए सरप्राइजिंगली है क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने नाम पुटअप करने थे, देखने थे, तो फिर उनकी तरफ से अगर एतराज आना है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वाकई में पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर एतराज होगा। लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी ने इस पर कहा है कि जनाब पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तो एतराज नहीं है। लेकिन सर ये बताइएगा, अख्तर मेंगल ने खत लिख दिया नवाज शरीफ साहब को, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया अनवर साहब के नाम पर, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? देखिए, अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो एक बड़े सियासी रहनुमा हैं और बलूचिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। उनकी जो भी उनका एक वर्जन है वो यकीनी तौर पर वजन तो रखता है, लेकिन वो उसी बलूचिस्तान से हैं, छोटा सूबा है। अगर ये फैसला हो चुका था कि छोटे सूबे से बनाना है, फिर डॉक्टर मालिक साहब के नाम पर भी डिस्कशन हुई थी, तो उनका एक जो सियासी जो वाबस्तियां हैं, सियासत बंद करने की जो है वो एक स्टेप के तौर पर वो इसे देख रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि अनवर काकड़ साहब का वज़ीर आज़म बनना, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनना, जाहिर बात है जो बीएनपी मेंगल के अपने स्टेक्स हैं बलूचिस्तान में, वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि शायद वो जो है अंडरमाइन हुए हैं या उनका सियासी जो उनकी सियासी बका है या उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो अगर और कोई बनता तो शायद वो बेहतर पोजीशन में होते। इसी तरह अहमद वली खान साहब को आप देखें तो गुज़श्ता जो 3-4 महीने वहां पर केयरटेकर गवर्नमेंट रही केपी में, उसमें एएनपी को उतने स्टेक्स नहीं मिले, जमात जो जेयूआई है उनको ज्यादा स्पेस दिया गया, तो उनकी नाराजगी की एक बड़ी वजह ये है। ज़ाती तौर पर तो काकड़ साहब के मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह के फैसले हुए तो जो सियासी जमातें हैं या उनके स्टेक्स हैं वो अंडरमाइन हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों से ज्यादा जो कुछ सीनियर लीडरान हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है जो अभी तक खुलकर वो सामने नहीं आए, शायद वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए अभी तक, लेकिन चलिए तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र अपनी जगह पे आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ ये भी तो है ना कि आपको कोई खदशा है, आपके जहन में कुछ सवाल है कि देखिए मैं चले 2023 की बात ही नहीं करता, 2024 में इंतखाबात तो हो जाएंगे ना, जनवरी फरवरी तक। सायरा बानो साहबा भी कह रही हैं कि उनको पता चला कि जनाब ये फरवरी के 15 तक कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, तो डू यू रियली थिंक कि हो जाएंगे ये जनवरी फरवरी तक, या इसमें भी आपको किसी किस्म के कोई खदशात हैं? देखिए पीडीएम की जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, उनको खदशात तो है, लेकिन मामला ये है कि देखिए काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर नून लीग के सदर और उस वक्त की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने बनाया, और आइन के तहत इसी तरह होना चाहिए था। तो इन जमातों ने तो खुद ही, और फिर देखिए जो बाकी जमातें थी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को इख्तियार दे दिया था। अलबत्ता गिला उनका सिर्फ ये है कि आखिरी चंद घंटों में जो है वो काकड़ साहब का नाम सामने आया और उस पर उस तरह से मुशावरत नहीं हुई जिस तरह जलीलाबाद जिलानी पे हुई थी या इसाक डार पे हुई थी या डॉक्टर मालिक साहब पे हुई थी या जो और नाम चल रहे थे उन पर हुई थी। बात है, देखिए इलेक्शंस तो हर तरफ ये वो यही कह रहे हैं कि फरवरी तक इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन का होता है। तो लेकिन वो मामला होती है। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं जरा सायरा बानो से जरा ये सवाल करूं। सायरा बानो साहब, अक्सर ये बात की जाती है और जब से ये केयरटेकर की बात आ रही है, केयरटेकर के हवाले से बात की जाती है कि जब तक माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती, सिक्योरिटी के मामलात बेहतर नहीं होते, कुछ ऐसे स्टेप हैं पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना, तब तक इलेक्शंस में नहीं जाया जाता। तो सर मुझे एक सवाल का जवाब मेरे जहन, मतलब मैं ही चाह रहा हूँ आपसे सवाल करना, फिर ये इलेक्टेड हुकूमत का क्या काम होता है अगर निगरान हुकूमत ने ये काम करना है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जब ये वाली बातें मैं भी सुन रही हूँ तो मैं सोच में हूँ कि फिर इसी गवर्नमेंट को एक्सटेंशन दे देते हैं, फिर यही 4 साल कर लेते हैं, 4-5 साल, ये इसमें क्या हाँ जी, हम में तो सुकून तो ढूंढते रहते हैं, तो फिर यही हुकूमत रहती जो एक वज़ीर आज़म इलेक्शन की निगरानी के लिए आए हैं, उनको आपने इख्तियारात बढ़ाकर इतना सारा कुछ कर दिया कि वो माशी सूरत हाल को भी देखेंगे। आज इन्होंने इस पे
ब्रीफिंग भी ली और सारा कुछ अच्छी बात है। हमारे तो जाहिर है अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा हम फलता फूलता देखना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो फिर एक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, आप उसी में से वही सेटअप चलता रहता, कुछ कानूनी सुकुम ढूंढते। अब समझ नहीं आ रही कि ये फिर आया, क्योंकि जो र्यूमर्स थी वो यही थी कि जो सेटअप है जो आएगा और वो बहुत लिंगर ऑन होगा। और अब मैं तो नाम लेके थक गई हूँ कि आपके ही एक सहाफी भाई ने, एंकर भाई ने इस्तदा की है कि हम इन तमाम पार्टी से थक चुके हैं, अब इनको आराम करना चाहिए और आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम लेकर आए। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को। तो फिर देखे ना, तो ये फिर पता नहीं हम पहले से क्या बात करें। वो कहते ना कि बारिश से पहले क्या शोर शराबा करते। ठीक है, लेकिन बात थोड़े एतराज़ात निकले हैं। अभी तो वो एक मुहावरा है कि अभी तो कान, वो सींग निकलेंगे, अभी तो कान निकलेंगे। अभी तो हो सकता है कि सारी चीजें खदशात में हो, क्योंकि होता है ना पाकिस्तान के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। मौसम की मैं आपको बात करूं, बेमौसम बरसात भी हो जाती है, तो हो सकता है ये खदशात हो, 3 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाए, नॉट अ बिग डील, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो रायता फैलाया हुआ है, जो रायता फैला हुआ है उसको भी साफ सफाई करनी है, या बीच ही में सारा वो हो जाएंगे। आप एक पार्टी को साइड पर लगाया है, उस पार्टी का क्या करना है, जो बंदे वहां से टूटे हैं उसको कहाँ पर करना है, आईपीपी का क्या स्टेटस होगा, आपस में क्या होता है, ये तो मामला ये वाले देखने के, आपके मेरे या आवाम के मामला देखने। लेकिन आपको नहीं लगता जिस पार्टी का आप जिक्र कर रही हैं उनके सरबराह ने खुद उस पार्टी को साइड पे लगा दिया? हाँ जी, कुछ शायद लोग भी गालिब से खुशानो ही मरण का शौक से ये एग्जैक्टली ये चीज थी ना कि वो 9 मई वाले के जो वाकयात थे, अब वो चीजें निकल कर सामने आई हैं। अब आपको लगता है, देखिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कम से कम सियासत में तो होनी चाहिए ना, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके तो भुगतना पड़ेगा, अनटिल अनलेस आप बहुत ही कुछ अलग चीज क्यों ना हो, बादशाह वाला मामला क्यों ना हो। बिल्कुल सही है, वो शेर याद आ गया कि मैं खुद भी कुछ कम नहीं अपनी तबाही के लिए, और कुछ दोस्तों से भी इमदाद आ जाती है। और कुछ दोस्त भी ऐसे थे, बाकी उनके दोस्त कौन थे, चले ये बता दें। उनके दोस्त कौन थे? वो वही दोस्त थे जो छोड़ के चले गए। तो जाहिर है मशवरा दिलाने में हम तो साथ होते थे, हमें पता था कौन कैसा मशवरा दे रहे हैं और कौन कितनी बड़के मार रहे हैं और कौन कितनी मतलब वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारी आंखों के सामने गुजरी हैं। अच्छा चलो मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। प्रिसाइजली अगर आपसे पूछूं, आपको फ्यूचर क्या लगता है उनका, तहरीक इंसाफ के सरबराह का? देखिए क्या लगता है, अब मुझे नहीं पता। मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। अल्लाह पाक का प्लान कुछ होता है, वही बात है ना कि इब्ने आदम एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, अपना अदालती निजाम भी आप देख लीजिए और क्या होगा, बट जो होगा मंजूर खुदा होगा, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। सारा बानो साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आला है एक ब्रेक मुझे लेनी है जनाब। आदिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद फैयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है एंड तवील मुसाफत के बाद आए हैं, तो उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है उसके पार्टी का इजलास भी हुआ, कुछ अहम फैसले भी किए गए, इस हवाले से ही बात करेंगे और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी ज़रा जिक्र करेंगे। तो फैयाज साहब को खुशामदीद कहते हैं। फैयाज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? सर क्या हुआ, आज मीटिंग थी आप लोगों की, क्या डिसाइड हुआ सर? सुना है आप लोगों ने अब हुकूमत को टफ टाइम देना है इंक्लूडिंग पीडीएम, मुस्लिम नून, ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज जितने पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था, उनके एजाज में खाना रखा हुआ था और पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से तमाम जितने पार्लियामेंटेरियन साबिक थे वो सारे मौजूद थे। और उधर चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब और प्रेसिडेंट अलीम खान साहब ने बड़ा कटरवाद का ऐलान किया कि हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब की हर नशिस्त के ऊपर हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे
और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हम जना भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे और अपने मंशूर की बुनियाद पर लड़ाएंगे। और जो मंशूर हमने दिया है बड़ा इनकलाबी और बड़ा रेडिकल मैनिफेस्टो है, जिसमें 300 यूनिट बिजली के जो सार्फिन हैं उनको मुफ्त बिजली, 1200-1250 एकड़ जमीन के मालिकान को ट्यूबवेल का बिजली बिल्कुल फ्री, अच्छा, और मोटरसाइकिल सवार जितने सार्फिन हैं उनको पेट्रोल आधी कीमत पे, और इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम अपना मैनिफेस्टो आवाम के सामने लेके जाएंगे। और ये सिर्फ बढ़ के नहीं होगी, जिस तरह वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां की जो बढ़ के मारी गई थी, ये प्रैक्टिकली इंशाल्लाह बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट्स में से फंड जनरेट करके पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास उसको इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अकोमोडेट करेगी और हम एक मैनिफेस्टो लेकर आवाम में जाएंगे। सही है। और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। सर, ये जो मैनिफेस्टो का आपने जिक्र किया है, ये तो पूरा ये क्लैश करता है ये IMF के शराइत की वजह से। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बाइक वालों को आधी कीमत पे पेट्रोल दिया जाएगा, 300 यूनिट वालों को फ्री बिजली दी जाएगी, ट्यूबवेल दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आपको लगता है कि ये मौजूदा माशी सूरत हाल में प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है? नहीं, इसमें एक चीज अपने जहन में रख लें कि बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट, जिसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसमें अरबों रुपए लगाए जाते हैं और उसको सिर्फ पॉलिटिकल ब्राइबरी के तौर पे यूज किया जाता है। उन अरबों रुपए को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। सवाल आपने उठाया और हर एक के जहन में आता है कि IMF के साथ फला टर्म्स एंड कंडीशंस और एग्रीमेंट और फला, नहीं, हम उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। हम इस बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट BIPS जो है उसको हम इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे। उससे जो सैकड़ों अरब रुपया हर साल के लिए मुख्तस किया जाता है, उसको हम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से हम जनाब उसको यूटिलाइज करेंगे। और पब्लिक की जो महंगाई का एक तूफान है, सही है, जो 3.5 साल तक इंसाफ की हुकूमत और 1.5 साल इस PDM की हुकूमत ने आवाम के सरों पर मुसल्लत किया है, हम उस तूफान को इंशाल्लाह कम करेंगे और लोगों को महसूस होगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत उनके घरों में, उनके खानदानों में और उनके जनाब किचन के मामलात को और हालात को बेहतर करने के हवाले से एक बड़ी इफेक्टिव पार्टी के तौर पर इंशाल्लाह। दैट्स रियली अ गुड थिंग सर, बिल्कुल अच्छी बात है सर। लेकिन आपको लगता है कि मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है, मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं, या आपकी क्या सोच है इस महंगाई की सूरत हाल में? पिछली पार्लियामेंट की कारकर्दगी को अगर देखा जाए, 5 साल कारकर्दगी, तो 3 साल तकरीबन 6 महीने तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, बाकी 1 साल 6-8 महीने PDM और दीगर जमातों ने हुकूमत की। इस महंगाई का बड़ा जिम्मेदार कौन है? किसका शेयर ज्यादा है इसमें? देखिए, 3.5 साल आपके सामने है कि 2020 और 2021 2 साल ऐसे थे कि लोगों ने हमें सलाम करना छोड़ दिया था। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। और जब 2020 और 21 के अंदर बलदियाती इलेक्शन के हवाले से सोचना शुरू किया था PTI की हुकूमत ने, तो हमारे तमाम कैंडिडेट्स ने बरमला ये कहना शुरू कर दिया था कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, हम PTI के टिकट से नहीं लड़ेंगे। सही है। क्योंकि आवाम के अंदर एक नफरत का माहौल था महंगाई की वजह से, एक महंगाई का तूफान बदतमीजी जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में PTI की हुकूमत ने कराई थी। फिर उसके बाद जब ये जाने लगे तो इन्होंने IMF के साथ जबरदस्ती का एक पंगा किया। इन्हें पता था हमारी हुकूमत जा रही है, इन्होंने IMF के साथ तयशुदा जो प्रोग्राम था उसको सबूताज किया। 50 रुपए पेट्रोल की कीमत सस्ती करके 3 महीने के लिए पेट्रोल की और पेट्रोलियम मसनूआत को स्टैटिक करके, उस पंगे की वजह से फिर जब नई हुकूमत आई तो IMF ने उसको बुनियाद बना के उसकी जस्टिफिकेशन पे 1.5 साल अपनी उंगली पे नचाया इस हुकूमत को। और जो महंगाई करवानी थी, जो सब्सिडीज खत्म करवानी थी, जो नित नए टैक्स लगवाने थे, वो उनसे लगवाए। और फिर एक तहरीक फसाद फिल अर्ज जो PTI ने शुरू की पिछले साल अप्रैल में, उसमें दिवालिया होने का जो एक रट लगाई गई पहले 6 महीने के, पाकिस्तान दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया, वो भी एक प्री प्लान थी और एक पूरी साजिश थी। उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर से जितना लीगल डॉलर था बैंकों के अंदर, वो पाकिस्तान के शहरियों ने निकलवा के अपने घरों में रख लिया, जिसकी वजह से
रुपए की कीमत कम और डॉलर की कीमत जो है 50-60 रुपए महंगी हुई, एक वो तूफान बदतमीजी बना महंगाई के लिए। दूसरी तरफ IMF ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो वजीर आजम थे, उन्होंने जो IMF के साथ जनाब सबूताज किया माहिदा, उसकी बुनियाद पे जितने कोई महंगाई करवानी थी वो महंगाई करवाई। फिर पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी का एक पूरा माहौल, तहरीक फसाद, फिर अर्ज, कत्लो गारतगरी, अदालतों के साथ जंग, अदारों के साथ जंग, फौज के साथ जंग, ISI के साथ जंग, हर रोज पूरे पाकिस्तान के अंदर ओए तोए की सियासत, मारा मारी, कत्लो गारतगरी की सियासत, वो जो 1.5 साल रही, उस सारों ने मिलकर पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया और महंगाई आसमान तक पहुंची और उसका असरात गरीब और मिडिल क्लास आवाम वो आज तक भुगत रही है। तो अब उसको खत्म करने के लिए इंशाल्लाह जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की क़यादत में हमने एक मैनिफेस्टो दिया है। सही है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम भरपूर तरीके से इसके ऊपर। तो सर ये मैनिफेस्टो तो आप लोगों ने बना लिया और इंशाल्लाह आप लोग इलेक्शन मुहिम भी शुरू कर देंगे। सर ये इलेक्शंस के बारे में आप कहते थे कि इस साल होते हुए आप नहीं देख रहे हैं, अभी भी आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं कि इस साल इलेक्शंस नहीं होंगे, और अगर इस साल नहीं होते, 6-8 महीने डिले का शिकार होते हैं, तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा? आपकी इलेक्शन मुहिम जाहिर सी बात है बढ़ेगी। आप लोग अभी पुराने सियासतदान तो हैं, मतलब तजुर्बेकार तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली पार्टी आपकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी एक नई जमात है, तो लोगों को मोबिलाइज करना, अपनी तरफ लेकर आना, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो इट विल सूट यू आई गेस। सलमान भाई, आपके प्रोग्राम में मैंने आज से 3 महीने पहले भी कहा और मैं पिछले 5-6 महीने से कह रहा हूँ, और मैं वाहिद पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हूँ जो 6 महीने से ये बात कह रहा है कि मर्दमशुमारी की वजह से इस साल इलेक्शन हो ही नहीं सकता। सही है, बिल्कुल। इलेक्शन आपका फरवरी मार्च शुरू में इलेक्शन होगा, अगर हुआ तो, और उससे पहले इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और अब तो वैसे ही मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी है, और आइन के आर्टिकल 51 के तहत अब तो रियासत पाकिस्तान पाबंद हो गई है कि नई हल्का बंदियों के ऊपर वो इलेक्शन करवाएगी, और नई हल्का बंदियां 3 से 6 महीने लेंगी, तो इलेक्शन फरवरी मार्च से पहले नहीं हुआ। बिल्कुल, बात दुरुस्त है। सर आज मैं ये जरा नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र करना चाहूंगा। ये आज कहा गया कि जब रिस्क जीरो हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से गालिबा ने कहा कि रिस्क जीरो हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। फिर सितंबर की भी एक डेट चल रही है। सर ये रिस्क जीरो सियासतदान की हैसियत से आपको क्या लगता है, ये किस मैटर में से रिस्क जीरो कहा गया? इसका मतलब ये है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नचेगी। ठीक है ना? एक बात अपने जेब में बैठा लें कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में कोई स्कोप नहीं है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब का स्कोप है, ये भी सुन ले मेरी बात। ये भी मेरी बात सुन ले कि शहबाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट भी हैं। अच्छा। ये भी सुन ले। लेकिन नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं है। और अब तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को जनाब पामाल कर दिया, मुअत्तल कर दिया, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद तो बिल्कुल ही स्कोप खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब नहीं कहा है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए सिर्फ नवाज शरीफ साहब होंगे और मामला वहीं से शुरू होंगे जहां से रुके थे। तो उन्होंने शहबाज शरीफ बेचारा तो नहीं है ना। अब तो पाकिस्तान की सबसे बड़ा ओहदा, सियासी ओहदा एंजॉय कर लिया 1.5 साल उन्होंने, अब तो मजीद अक्लमंद हो गया ना शहबाज शरीफ साहब। तो कहना तो उन्होंने यही है कि यार बड़ा भाई नाराज ना हो, लेकिन बड़े भाई का कोई हालात वाकयात नजर नहीं आते पे। लेकिन बड़े भाई ने काम करने दिया। आपको लगता है ये इतना जो टेन्योर था शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल दौर था? एक तो अपने इत्तेहादियों को साथ जोड़े रखना, एक बड़ी उन्होंने हुकूमत इस सेंस में दी कि सारे इत्तेहादी थे, फिर तमाम फैसले लंदन से होना, आधा टाइम तो वो इन्हीं चक्रों में निकाल दिया उन्होंने। नहीं, फैसले को इतने ज्यादा भी लंदन से नहीं हुए, फैसले जिधर से हुए हैं वो सारी दुनिया को पता है। और शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के हवाले से नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं है, जिनका किरदार है वो भी सारों को पता है। तो शहबाज अनवार साहब को भी निगरान वजीर आजम बनाने के लिए उन्हीं का किरदार है। किसको? ये अनवार उल हक साहब को, काकड़ साहब को निगरान वजीर आजम बनाने के लिए भी उन्हीं का किरदार है। शहबाज शरीफ साहब का किरदार है, नवाज शरीफ साहब का किरदार नहीं है इसमें। अच्छा। नवाज शरीफ साहब का किरदार होता तो वो इहसान डार साहब को करवाते। अच्छा। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब का किरदार है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से 1.5 साल अपनी तरफ से जनाब परफॉर्मेंस दी है,
मुख्तदर हलकों के हवाले से भी कोई ऐसी एप्रीहेंशन रिजर्वेशन नहीं है। तो बहरहाल अगला इलेक्शन इंशाल्लाह पंजाब के अंदर IPP की हुकूमत होगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, और वहां के अंदर नवाज शरीफ साहब का एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई पाकिस्तान के अंदर किरदार नहीं है। ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, बीइंग अ पॉलिटिकल कारकुन एंड पॉलिटिकल। ठीक है सर, आपकी इजाजत तो मैं आदिल भाई से एक दो सवाल करना चाहूंगा। आदिल भाई बताइएगा, ये निगरान सेटअप के हवाले से बात की और फैयाज भाई भी बात कर रहे हैं कि ये तकरीबन फरवरी तक चलेगा, 6 महीने तो कम से कम चलना है ये, क्योंकि उसके लिए कबाहतें बहुत ज्यादा हैं। ये जो दीगर मामलात हो गए हल्का बंदियों के हवाले से, नई मर्दमशुमारी के हवाले से, आप भी एग्री करते हैं कि ये मामला इतना लंबा चलेगा, और अगर चला तो फिर ये फेवर करेगा PDM को, दीगर सियासी जमातों को? देखिए, निगरान सेटअप तो तभी प्रोलॉन्ग करेगा कि अगर आइन में उसकी गुंजाइश हो। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि फरवरी मार्च तक तो मामला ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद IMF से अगर मामला तय करने हैं, वो मुंतखब हुकूमत ने करने हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये खर्चा तो इन जमा है कि केयरटेकर सेटअप जो है वो हो सकता है, कैसे गुंजाइश निकलेगी। ये तमाम मामला ऐसे हैं कि जिनके हमारे सामने नहीं है, तो अभी ये सिर्फ मफरूज़े ही है, खदशा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात, तो बेहतर यही होगा कि 5 से 6 महीने में इलेक्शन जो है वो हो जाए, ताकि सेनेट भी कंप्लीट हो जाए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में इंतखाबात जो हैं फिलहाल कभी इम्कानात यही है कि फरवरी में वो हो जाएंगे। अगर वो प्रोलॉन्ग होता है केयरटेकर सेटअप, तो वो उस वक्त फिर देखा जा सकता है कि वो किन वजूहात की वजह से वो। ये इंतखाबात की तो बात हो गई, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब आपको लग रहा है सितंबर में वापस आ जाएंगे, उस वक्त रिस्क जीरो हो जाएगा, आपको लगता है ये? देखिए, एक तो मैं इस बात की बिल्कुल तस्दीक करने की पोजीशन में, मेरे और उनके करीबी खानदानी जराये से लंदन में बात हुई है, अभी तक तारीख तय नहीं हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि में वो यकीनी तौर पर आ रहे हैं और पार्टी को भी लीड करेंगे, पार्टी की कैंपेन को भी लीड करेंगे और अपने मुकदमात का सामना भी वो करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि शायद वो उनकी वापसी जो है वो पोस्टपोन हो गई है। लेकिन आज जब मेरी बात हुई उनके करीबी खानदानी जराये से, जो मैं कोट नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये फैसला हो चुका है कि वो सितंबर में ही आएंगे, लेकिन अभी सितंबर की कौन सी तारीख पर आएंगे वो अभी तक वो फैसला नहीं हुआ। लेकिन उनकी पार्टी के कई रहनुमा रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि जब अदलिया में नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे मिड सितंबर, और उसके बाद ही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब। अच्छा सर, फैयाज भाई ये बताइएगा, लेट सपोज अगर सितंबर में नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाते हैं, लेट सपोज अगर आ जाते हैं, सियासत में उनका मुस्तकबिल क्या होगा? आपने कहा मुस्तकबिल के वजीर आजम बेहतरीन कैंडिडेट या एक्सपेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो फिर सियासत में उनका किरदार क्या हो सकता है? देखें, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद सजा तो उनकी कायम है, और जब एक सजा याफ्ता बंदा होता है वो तो कभी भी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता 5 साल के लिए। इसमें जो बिल नहीं, 5 साल के लिए नाअहल तो बंदा हो सकता है जिसको अगर अदालत नाअहल करे। जी जी, जो सजा याफ्ता होता है ना 2 साल या 2 साल से ज्यादा, आई थिंक सो, वो कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। अच्छा, वो कभी भी इलेक्शन कर सकता है। सही है, ठीक है ना। अब मसला ये है कि ये जो बिल रिजेक्ट हो गया उसके बाद तो रास्ता खत्म हो गया। अब तो इन्होंने, इनका प्लान ये था कि इन्होंने वापस आना था, इन्होंने रिव्यू के लिए अपील दायर करनी थी और उस अपील के अंदर इन्होंने इनकी सजाएं खत्म होनी थी, तब जाके इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर ओपनली जनाब खुद खुला के हिस्सा लेना था। वो वाला तो बाप बंद हो गया, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये है कि वो 5 साल की नाअहली वाला वो सिलसिला कायम है, लेकिन सजा याफ्ता बंदा जिसको 7 साल 8 साल या 10 साल कैद बाबशकत हुई हो, वो तो इलेक्शन में कभी भी हिस्सा नहीं ले सकता। सही है, ये तो मुल्क का कानून है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का खतरा तो गैर रुक। नवाज शरीफ मेरी तरफ से जनाब अगले दिन आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, और आएंगे तो जेल ही जाएंगे वो। लेकिन उसके बाद अदालतों का सामना है, और मैं नहीं समझता कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है कि ऐन मुतरादिर।
वो रिस्क नहीं लेंगे, तभी तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं फिर तो रिस्क है ना, फिर तो जीरो हुआ ही नहीं। हाँ तो फिर तो रिस्क है, तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिर अगर इल्हाक करने की पोजीशन में हुई, या फिर आप ही कह लें कि किसी के साथ चलने वाली बात हुई, इत्तेहादी बनने की बात हुई, सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, तो आइडियल पार्टी आपकी नजर में कौन सी होगी? देखें, ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल पे भी जनाब एडजस्टमेंट्स होती हैं। अगर आपका मुल्की सतह पे किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं बनता, तो ये एक हिस्ट्री है, तारीख है बरसगीर की पॉलिटिक्स की, कि उसमें एक लोकल लेवल पे एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो लोकल लेवल पे एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन यह है कि हम अपना इलेक्शन भरपूर तरीके से इंशाल्लाह कंटेस्ट करेंगे। और हमारे जो विफाक पंजाब पे कर रहे हैं, सिंध पे भी कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग सुन लें, बताएं पहले ब्रेकिंग बताएं। इंशाल्लाह 1.5-2 महीने के अंदर 90% MNA MPA पंजाब का, PTI का 90% साबिक MNA MPA वो इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेगा। आज हाशिम डोगर साहब ने की, कल शमशान बुखारी साहब कर रहे हैं। हर रोज आपको 2, 4, 6, 10 बंदे वो नजर आएंगे साबिक MPA MNA तहरीक इंसाफ के, कि जो इंशाल्लाह पार्टी ज्वाइन करेंगे। और फिर इंशाल्लाह दिन ब दिन पार्टी मजबूत भी होगी, मरबूत भी होगी, ऑर्गेनाइज भी होगी, और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगी। तो सर पंजाब में ही रख रहे हैं ज्यादा, या सिंध की तरफ भी आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है सिंध में भी आपको बड़ा, PTI का तो खैर जब वोट बैंक होगा, लेकिन सब जगह होगा, लेकिन पंजाब आपको पता है मेन पानीपत की चौथी जंग जनाब हमेशा उधर ही लड़ी जाती है। तो जो सियासत की, पाकिस्तान की सियासत की जो पानीपत की चौथी जंग है, वो पंजाब के अंदर इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जीतेगी। आपका वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा सर? जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे और अलीम खान साहब वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे। वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब हमारे साथ फैयाज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद थे, आदिल भाई थे, आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। लेट्स सी जनाब, देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। अभी तो कैबिनेट भी नहीं बनी है, निगरां कैबिनेट की बात हो रही है, और ये 3 महीने चलता है या फिर उसके आगे तक चलता है। लेकिन फिलहाल देखने में तो ये नज़र आ रहा है कि ये मामला हल्का बंदियों के हवाले से या नई मरदमशुमारी के हवाले से ये मामला तकरीबन 4 से 6 महीने चला जाएगा, और इसको फ़ायदा किसको होगा सारे मामले में, ये भी वक्त ही बताएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।